में हमारा CSIR नेट लीनियर अलजेब्रा 26 नवंबर 2020 3 मार्क्स का सम है। स्टेटमेंट है लेट A be an n by n matrix such that the set of all its known zero eigenvalues has exactly r elements. Which of the following statement is true? इस सम के अंदर गिवन है एक मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर है n/n है और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ गिवन है वो ये है कि इस मैट्रिक्स A के पास आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़ है। नीचे 4 स्टेटमेंट है, हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। एक एक करके चारों स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट है, वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स A लेस देन इक्वल R, यस और नो ये बताना है। सो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स ले लिया A, ऑर्डर है 3/3। इस मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यूज़ बनी 1,1,0 क्योंकि ऑलरेडी रो एक्लन फॉर्म के अंदर है। एंड नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स A इज़ 1,1। सो यहाँ पर जो R आ गया हमारे पास वो 1 आ गया, R आ गया। अब बात करते हैं मैट्रिक्स के रैंक के। मैट्रिक्स का रैंक यहाँ से आया 2 और R की वैल्यू 1 है, यानी कि मैट्रिक्स का रैंक क्या आ गया हमारे पास ग्रेटर देन R है। इट मीन्स जो हमारा पहला ऑप्शन है वो हो गया यहाँ से डिस्कार्ड। अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। इफ R is 0 then rank of matrix A is strictly less than n-1। इसने कहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा हो हमारे पास जिसकी सारी आइगन वैल्यू 0 हो, देन क्या उस मैट्रिक्स का रैंक स्ट्रिक्टली लेस देन n-1 होगा। तो अब हमें एक ऐसी मैट्रिक्स पिक करनी है जिसके पास सारी आइगन वैल्यू 0 हो। तो उसके लिए मैंने पिक कर ली है 3/3 ऑर्डर की नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स है, देयरफॉर A क्यूब इज 0, आइगन वैल्यूज हो के 0 0 0, देयरफॉर R इज 0। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। अब बात करते हैं मैट्रिक्स के रैंक के। तो मैट्रिक्स का रैंक क्या बन रहा है यहाँ से हमारा 2 बन रहा है, विच इज़ इक्वल टू n-1, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आया कि मैट्रिक्स का रैंक n-1 पॉसिबल है। इट मीन्स जो सेकंड ऑप्शन है वो भी हो गया हमारा यहाँ से डिस्कार्ड है। अब हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। सी ऑप्शन बाद में डिस्कस करेंगे। A² हैज़ 8 डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यूज़ है। इसके लिए मैंने एक मैट्रिक्स A लिया ऑफ ऑर्डर 2/2 जिसके आइगन वैल्यूज़ है 1-1। यहाँ पर मैट्रिक्स A के पास 2 डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन A² की अगर आइगन वैल्यू निकालेंगे तो 1,1 आएगी, यानी कि A² के पास यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यू नहीं है, ओनली एक ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू आई। इट मीन्स ऑप्शन डी भी हो गया हमारा यहाँ से डिस्कार्ड है। तो 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, बच्चा एक ऑप्शन सी। 3 मार्क्स का सम है, यानी कि थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अब थर्ड ऑप्शन करेक्ट क्यों है, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पर हमें गिवन है मैट्रिक्स A का ऑर्डर और वो ऑर्डर है हमारे पास n/n और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यूज गिवन है R। मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, यानी कि A मैट्रिक्स के पास n आइगन वैल्यूज होगी हमारे पास। उन n आइगन वैल्यू में से मैंने क्या क्या लास्ट की 3 आइगन वैल्यूज़ को 0 मान लिया। अब 2 केस बनते हैं, बाकी के जितने भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू बचे या तो सारे के सारे डिस्टिंक्ट हो या फिर कुछ उनमें से ऐसे हो जो रिपीट करते हों। अब दोनों केस में बारी बारी से हम R की वैल्यू और मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे। सो इन द फर्स्ट केस इफ सम ऑफ द नॉन जीरो आइगन वैल्यू रिपीट इटसेल्फ, मान लिया पहले 3 आइगन वैल्यू अपने आप को रिपीट करें, यानी कि पहले 3 आइगन वैल्यू सेम है, तो R क्या होगा, R क्या होता है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यू। 3 तो हो गए 0, 3 कर रहे हैं रिपीट, यानी कि R क्या बन गया हमारे पास n-5 इन द फर्स्ट केस। तो अब मैट्रिक्स का रैंक निकालते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, मैट्रिक्स A का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकाला। पहले 3 आइगन वैल्यू सेम थी, λ1 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 बन गई। सो ये इसका एक बॉक्स तो यहाँ से हो गया हमारे पास तैयार। बाकी की जो आइगन वैल्यू है वो डिस्टिंक्ट है और लास्ट की 3 आइगन वैल्यू जो थी वो सेम थी, तो उसका एक अलग से बॉक्स तैयार हो गया।
सो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के अंदर अगर हमें आइगन वैल्यू निकालनी हो तो क्या देखते हैं, जस्ट उसकी डायगोनल के अंदर नॉन जीरो आइगन वैल्यू कितने हैं। अब n बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ओनली 3 ही एंट्री डायगोनल की ज़ीरो है, बाकी सारे नॉन जीरो है, तो यानी कि इसका रैंक कितना बन गया n-3। तो जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का रैंक होगा वही हमारा मैट्रिक्स का रैंक होगा, और जबकि r था n-5, यानी कि इस केस में मैट्रिक्स का रैंक r से स्ट्रिक्टली ग्रेटर आ गया। अब बात करते हैं हमारे पास सेकंड केस के। सेकंड केस जब सारे के सारे नॉन जीरो आइगन वैल्यू क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। टोटल n आइगन वैल्यू थी जिसमें से लास्ट की 3 क्या थी हमारे पास, जीरो, तो नॉन जीरो डिस्टिंक्ट कितनी बची, n-3, यानी r आ गया हमारे पास n-3। अब बात करते हैं मैट्रिक्स के रैंक की। अगर मैट्रिक्स का रैंक फिर देखें जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से, अब सारी डिस्टिंक्ट है तो ये यहाँ ये एंट्री ज़ीरो बन जाएगी, ये ज़ीरो बनेगा, ये λ2 और λ3, और तीनों का अलग अलग हमारे पास यहाँ बॉक्स बनेगा। तो अगेन जीरो तो यही 3 है, बाकी तो सारी नॉन जीरो है, तो रैंक तो वही सेम दोबारा से n-3 बनेगा। तो इस सेकंड केस के अंदर रैंक n-3 जो कि r के इक्वल है। फर्स्ट केस में रैंक r से स्ट्रिक्टली ग्रेटर आया, सेकंड केस में r के इक्वल आया। इट मीन्स मैट्रिक्स का रैंक ग्रेटर देन इक्वल r ही पॉसिबल होगा, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से इस तरीके से हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो बनता है करेक्ट, और बाकी के ऑप्शन होते हैं हमारे यहाँ पर डिस्कार्ड।